क्लास आज हम पढ़ेंगे मियोसिस। लास्ट लेक्चर में हमने माइटोसिस कंप्लीट की थी। तो मियोसिस भी माइटोसिस की तरह सेल की डिवीजन ही है। जिस तरह माइटोसिस में हमने देखा था कि जो एक पेरेंट सेल है वो डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल्स बनते हैं। बट जो बनने वाले सेल्स हैं उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद सेम पेरेंट जितनी होती है, पेरेंट सेल जितनी होती है। तो मियोसिस में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल्स बनते हैं। ये दो डॉटर सेल्स अगेन डिवाइड होते हैं और चार डॉटर सेल्स बना देते हैं। जो पेरेंट सेल है उसमें लेट्स से जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे उसका हाफ जो है वो पहले दो डॉटर सेल्स में आ जाएगा और जो बाद में लास्ट में चार डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें वो सेम ही रहेंगे। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेरेंट सेल की निस्बत एंड पे जो बनने वाले डॉटर सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाएगी। जबकि माइटोसिस में ऐसा नहीं होता। माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की तादाद सेम होती है। यानी कि माइटोसिस में जो बनने वाले सेल्स हैं वो 100% अपने पेरेंट सेल जैसे दिखते हैं और मियोसिस में जो बनने वाले सेल है ये अपने पेरेंट सेल से डिफरेंट होते हैं। तो माइटोसिस में इसकी अलग से आगे कोई टाइप्स नहीं थी, यानी कि इस तरह से माइटोसिस 1 या माइटोसिस 2 नहीं थी। जबकि मियोसिस में जो है आगे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 आती है। ठीक है, तो मियोसिस 1 के भी आगे जाके जब मियोसिस 1 होगी यानी कि सेल तकसीम होता है, जैसे हमने माइटोसिस में भी पढ़ा था कि पहले न्यूक्लियस की तकसीम होगी जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, यानी कैरियो न्यूक्लियस काइनेसिस तकसीम। और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी यही दो सेल्स आगे जाके मियोसिस 2 स्टार्ट करेंगे। तो अगेन इसमें भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मियोसिस 1। मियोसिस 1 स्टार्ट करने में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैरियोकाइनेसिस। एंड कैरियोकाइनेसिस के जो ये मियोसिस 1 के दो स्टेप्स हैं। तो कैरियोकाइनेसिस में आगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज है। बट हम इसको जस्ट ये नहीं कहेंगे, हम साथ 1 ज़रूर लगाएंगे क्योंकि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज तो माइटोसिस की भी होती है। ठीक है, तो इसलिए हम साथ में इसके 1 ज़रूर लगाएंगे। तो आज हम कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज 1 मतलब कैरियोकाइनेसिस, बल्कि ऐसे हमने ये दोनों डिवीजन से कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज 1 स्टार्ट करते हैं। बट प्रोफेज 1 समझने से पहले ना आपको कुछ टर्म्स का पता होना ज़रूरी है। जैसे कि डिप्लॉयड सेल क्या होता है, हैप्लॉयड सेल क्या होता है। अच्छा, डिप्लॉयड सेल हम कहते हैं ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस, जैसे ये सेल है ये इसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में ये है क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम का ये जोड़ा है यानी कि इसमें दो क्रोमोसोम है। ठीक है, ये भी, इसमें भी दो क्रोमोसोम्स हैं। तो क्रोमोसोम का पेयर है। तो ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में होंगे तो ऐसे सेल को हम कहते हैं डिप्लॉयड सेल। इसको हम डिप्लॉयड सेल कहेंगे। और ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में ना हो, कैसे? अब देखिए इसका पेयर नहीं है यहाँ पे, यानी इसका पेयर अलहदा हो गया और इसका पेयर भी नहीं है। तो ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम्स जो है ना वो पेयर की फॉर्म में नहीं है, तो ऐसे सेल को हम कहते हैं हैप्लॉयड सेल। हैप्लॉयड का मतलब हाफ भी होता है। जब क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में नहीं होते तो वो हाफ होते हैं। तो हाफ के लिए फार्मूला होता है हैप्लॉयड सेल इज इक्वल एन के है। ठीक है, और डिप्लॉयड का फार्मूला है 2n। तो एन हाफ को कहते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं इस सेल के अंदर 4। ठीक है, और 4 का हाफ क्या हो गया 2। ठीक है, तो हमने 2 के एन के आगे लगा देना 2। तो 2 इज इक्वल है 4, यानी टोटल कितने क्रोमोसोम है इसमें 4। मुख्तसर ये कि जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे उसके हाफ जो है वो डॉटर सेल्स में होंगे। अगर यहाँ पे 46 है तो यहाँ पे 23 और 23 होंगे। अभी जो 46 है इसमें कितने जोड़े हैं 23 पेयर्स हैं। ठीक है, यानी टोटल 46 है। ठीक है, और इसका हाफ 46 का हाफ जो है वो नेक्स्ट डॉटर सेल्स में है। तो ये था डिप्लॉयड सेल और हैप्लॉयड सेल के बारे में। इसमें जब आपने डिफरेंस लिखना है कॉपीज पे तो आपने एग्जाम्पल में ये लिख देना है कि इन ह्यूमन 2n इज इक्वल 46, यानी हमारे अंदर जो टोटल क्रोमोसोम्स हैं वो 46 है। और आपने हैप्लॉयड सेल में लिख देना है एग्जाम्पल में इन ह्यूमन n इज इक्वल 23, यानी n का मतलब क्या है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब समझते हैं प्रोफेज 1 को। अच्छा, लेट्स से ये एक ना पेरेंट सेल है
तो पेरेंट सेल के पास आपको पता है ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है साइटोप्लाज्म। अगर आपने माइटोसिस नहीं समझी तो पहले वो समझे, उसके बाद आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका सेंट्रोसोम है और ये अंदर इसके क्रोमाटिन है, ठीक है। अब क्रोमाटिन जो है इसके अंदर न्यूक्लियोलस है। अब ये सारा जो अभी हम प्रोसेस पढ़ेंगे ना, ये सारा कुछ इस न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है। कैसे हो रहा है? अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर की फॉर्म में है, यानी क्रोमोसोम जो है वो जोड़े की शक्ल में है। तो यहाँ पे कितने जोड़े हैं? एक जोड़ा है ना, यानी एक जोड़े में टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं? 2 क्रोमोसोम्स हैं। अच्छा, क्रोमोसोम की तादाद हमने कैसे काउंट करनी है? इस पॉइंट से। ये 2 पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पे टोटल एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। तो ये सेंट्रोमियर है, ठीक है? ये सेंट्रोमियर है। तो 2 सेंट्रोमियर है, यानी कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम है। बट इसकी सिस्टर्स कितनी है आपको पता है? ये इसकी सिस्टर है और ये इसकी सिस्टर है, यानी ये आपस में सिस्टर है, ये आपस में सिस्टर है। बट ये इसकी सिस्टर नहीं है, ठीक है? इसी तरह ये इसकी सिस्टर नहीं है। तो यानी कि ये आपस में सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं और ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, यानी सिस्टर्स नहीं है। तो टोटल सिस्टर क्रोमाटिड्स कितने हैं? 4 हैं। यानी क्रोमोसोम कितने हैं? 2 हैं। तो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन इसमें अगर हम क्रोमाटिड्स की बात करें तो क्रोमाटिड्स कितनी है? 4 क्रोमाटिड्स हैं, ठीक है? इसमें टोटल 4 क्रोमाटिड्स हैं, ठीक है? इसमें फ़र्क होना आपको ज़रूरी है पता होना कि क्रोमाटिड्स और चीज़ है। अभी जैसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्रोमाटिन है। तो क्रोमाटिन और क्रोमाटिड में फ़र्क आपको मालूम हो। तो 4 क्रोमाटिड्स को हम कहते हैं, 4 क्रोमाटिड्स को हम कहते हैं टेट्राड, यानी 4, ठीक है? क्रोमाटिड 4 क्रोमाटिड्स को हम टेट्राड कहते हैं, लेकिन इसको 2 पेयर्स है क्रोमोसोम के, सॉरी 1 पेयर है क्रोमोसोम का, जिसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये पेयर अप हो जाते हैं। पेयर अप का मतलब है ये साथ साथ लग जाते हैं, ठीक है? तो अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस। तो क्रोमोसोम्स जो है होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप हो जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस। अब इसके बाद क्या होता है कि अब ये समझ लें कि जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, ये फ्रेंड्स हैं। अब ये फ्रेंड्स क्या करेंगे? ये अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करेंगे। यानी कि इस तरह से ये देखें, ये इसका क्रोमाटिड ये वाला क्रोमाटिड है और इसका क्रोमाटिड ये वाला क्रोमाटिड है, ठीक है? तो ये क्रोमाटिड्स क्या करेंगे? ये आपस में अपनी बातें शेयर करेंगे। किस तरह से? कि ये अपना हिस्सा इसको दे देगा और ये अपना सेगमेंट इसको दे देगा, ठीक है? यानी इसका इन्फॉर्मेशन इसके पास आ गई, इसकी इन्फॉर्मेशन इस तरह, जैसे दोस्तें आपस में बातें शेयर करती है ना, तो एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को देती हैं। तो सेम इसी तरह से अब ये मैं इन्फॉर्मेशन क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपको पता है कि ये क्रोमोसोम है, तो ज़ाहिर बात है क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, ठीक है? तो डीएनए के अगर मैं कह रही हूँ ये वाला हिस्सा क्रोमोसोम का इसके पास जा रहा है, तो डेफिनेटली इसका डीएनए इसके पास जा रहा है। तो आपको पता है डीएनए के छोटे छोटे पीसीस को हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं, ठीक है? तो जीन्स के पास क्या होती है? इन्फॉर्मेशन। तो मुख्तसर ये कि जब इसका हिस्सा इसके पास जाता है और इसका हिस्सा इसके पास जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे को अपना जीन्स दे रहे हैं, अपना डीएनए दे रहे हैं। तो इसीलिए बिकॉज जीन्स में इन्फॉर्मेशन होती है, दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो जब ये अपने अपने सेगमेंट्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है? आपने देखा क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये अपनी जीन्स जो है वो इसकी जीन इसके पास चलेगी और इसकी जीन्स इसके पास चलेगी। बाकी सारा यहाँ से आपने सेम रखना है, ठीक है? बट सिर्फ ये सेंटर वाला चेंज कर दिया है। तो ये जब ये अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं, यानी अपनी जीन्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ, आप देख सकते हैं कि फाइनल इस तरह से दिखेंगे ये। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रॉसिंग ओवर की वजह से जीन्स जो है रिकम्बाइन हुए हैं, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, दोबारा से कॉम्बाइन हुए हैं, यानी कि एक नए सिरे से कॉम्बिनेशन बन गया है जीन्स का। यानी ज़ाहिर बात है कि अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये पहले जैसे तो नहीं दिखेंगे ना, यानी कि जो पहले जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम है उससे ये क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। अब ये सारा कुछ किस में हो रहा है? ये सारा कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है कैरियोकाइनेसिस की प्रोफेज़ 1 में हो रहा है, ठीक है? तो इस अब प्रोफेज़ 1 में ये सारा प्रोसेस हो रहा है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 एंड टेलोफेज़ 1। अभी जैसे हमने देखा कि मियोसिस में मियोसिस 1 होगी और मियोसिस 2 होगी, तो पहले हमने ये स्टार्ट करनी है मियोसिस 1, ठीक है? तो मियोसिस 1 का फर्स्ट स्टेप है प्रोफेज़ 1। तो प्रोफेज़ 1 जब स्टार्ट होता है तो उससे पहले
आपको पता है एक सेल है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको मालूम होना ज़रूरी है। सेल का ये न्यूक्लियोलस है, ये सेल का सेंट्रोसोम है, ठीक है। ये जो गिलाफ है इसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। ये सेल का अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म है, ये मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो थ्रेड लाइक मटेरियल है इसको हम क्रोमाटिन कहते हैं, ठीक है। ये सेल के स्ट्रक्चर्स हैं। तो होता क्या है कि जब प्रोफेज़ 1 होती है, जैसे माइटोसिस में भी हमने देखा था, हमेशा क्या होगा प्रोफेज़ में क्या होता है कि जो क्रोमाटिन होते हैं, अगेन मैं कह रही हूँ अगर आपने माइटोसिस वाला लेक्चर नहीं लिया तो पहले आप वो लेक्चर लें ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, तो जो क्रोमाटिन होते हैं ये गाढ़े हो जाते हैं और गाढ़े होकर क्रोमोसोम्स की शक्ल में आ जाते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप टूटना शुरू हो जाता है, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं और पोल्स यानी सिरों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और सेंट्रोसोम के अंदर से धागे बनना शुरू हो जाते हैं जिनको हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। माइटोटिक स्पिंडल इस पूरे सेट को कहते हैं। अच्छा, ये है सेल का इक्वेटर यानी सेल का सेंटर। तो प्रोफेज़ 1 में क्या होता है, अब जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि प्रोफेज़ 1 में जो है आप देख सकते हैं क्रॉसिंग ओवर हुई थी, यानी इसका हिस्सा इसके पास है और इसका हिस्सा इसके पास है, ठीक है। इसको मैं दोबारा से हाईलाइट कर देती हूँ, यानी यहाँ पे जो है ये ग्रीन वाले का क्रोमोसोम का हिस्सा है और ये रेड वाले का हिस्सा इसके पास है, ठीक है। इस तरह से जो है ये है। तो क्रोमाटिन जो है वो गाढ़े होकर क्रोमोसोम की शक्ल में आ गए, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक हो रहा है, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होंगे, स्पिंडल फाइबर्स बन रहा है और क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो ये सारा कुछ प्रोफेज़ 1 में होता है। इसके बाद क्या होगा, मेटाफेज़ 1 में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये पेयर जो है ना ये सेंटर में आ जाएंगे, इक्वेटर में आ जाएंगे, सेल के सेंटर में आके अरेंज हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं मेटाफेज़ प्लेट बना रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि एनाफेज़ 1 में ये होगा। अगेन देखें, अगर आपको याद हो हमने इसको पढ़ा था, माइटोसिस में भी पढ़ा था। जैसे ये क्रोमोसोम है ना, तो क्रोमोसोम के यहाँ पे प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन, ठीक है। और इसके साथ आपको पता है इसी के साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। तो जो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के साथ अटैच है उस स्पिंडल फाइबर्स को हम कहते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स या हम कहते हैं अटैच स्पिंडल फाइबर्स, क्योंकि ये क्रोमोसोम के साथ डायरेक्ट अटैच है। बट अगर हम इस स्पिंडल फाइबर की बात करें तो ये फ्री है, ठीक है, यानी ये फ्री है, ये क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं है, तो इसको हम कहेंगे फ्री स्पिंडल फाइबर्स। अच्छा, तो नेक्स्ट एनाफेज में क्या होता है कि जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं ये अपने अपने सेंट्रोसोम की तरफ जाना शुरू कर जाएंगे। इसके अंदर जब जाएंगे तो क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम का पेयर है ये अलहदा हो जाएगा, यानी ये एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे, ठीक है। ये एक क्रोमोसोम इधर आ गया, दूसरा क्रोमोसोम इधर आ गया, इसी तरह ये क्रोमोसोम इधर आ गया और ये क्रोमोसोम इधर आ गया, ठीक है। यानी होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। और इसके बाद है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि जो प्रोफेज 1 है ना इसका उलट क्या है, टीलोफेज 1 है। किस तरह से कि प्रोफेज 1 में हमने देखा था कि क्रोमाटिन क्रोमोसोम में चेंज हो गए थे, यहाँ पे क्रोमोसोम क्रोमाटिन में चेंज हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था स्पिंडल फाइबर्स बन गए थे, यहाँ पे देखिए स्पिंडल फाइबर्स गायब हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि न्यूक्लियर इन्वेलप टूट गया था, लेकिन यहाँ पे आप देखें न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा बन गया है। यहाँ पे हमने देखा था जो न्यूक्लियोलस है वो गायब हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि न्यूक्लियोलस जो है वो वापस आ गया, ठीक है। तो यानी टोटल प्रोफेज 1 का उलट होता है टीलोफेज 1। तो अगेन अब ये देखिए, आप देख देख सकते हैं कि मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई है, यानी टोटल जो है वो 2 सेल बन गए हैं। अब मियोसिस 2 स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मियोसिस 2 में अगेन वैसे ही प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 होगी। तो अब जब टीलोफेज 1 हो चुकी है, अच्छा टीलोफेज 1 के बाद आपको पता है कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती है, यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है इसका। तो जब इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड होने से 2 सेल्स बन जाएंगे। अब ये सेल भी ये मियोसिस 2 स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें क्या होता है कि अभी हमने पढ़ा था मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस, ये सारी पढ़ ली है हमने। साइटोकाइनेसिस ये कंप्लीट होगी, यहाँ तक पढ़ ली है। अब मियोसिस 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोफेज 2, फिर मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2, फिर टीलोफेज 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोफेज 2 की। तो अब ये दोनों सेल्स जो है ना अपनी अपनी मियोसिस 2 स्टार्ट कर देंगे। तो ये सेल जब करेगा प्रोफेज 2, तो प्रोफेज 2 के शुरू में क्या होता है, अगेन जैसे आपको पता है कि प्रोफेज में हमेशा ये होता है कि क्रोमाटिन गाढ़े होकर किस शक्ल में आ जाएंगे, गाढ़े होना शुरू हो जाएंगे और गाढ़े हो के फाइनली ये क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, यानी ये प्रोफेज 2 का शुरू, ये प्रोफेज 2 का आखिर है। तो इसके अलावा आपने देखा कि जो सेंट्रोसोम है ये पोल सिरों की तरफ चले जाएंगे और स्पिंडल फाइबर्स बना देंगे, ठीक है। और जो न्यूक्लियोलस है ये गायब हो जाएगा।
प्रोफेज 2 के बाद क्या होगा, अब आप देखिए फ़र्क देखें इसमें। यहाँ पे प्रोफेज 2 में हमने प्रोफेज 1 में देखा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी क्रोमोसोम के जोड़े थे, बट यहाँ पे क्रोमोसोम का जोड़ा नहीं है। तो इसमें क्रोमोसोम्स अलग-अलग हैं, इस तरह से साथ-साथ नहीं है, ठीक है? यानी ऊपर-नीचे आप क्रोमोसोम के जोड़े नहीं इसको कहेंगे, जोड़ा तब होगा जब ये साथ-साथ पेयर अप होंगे। तो क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं, अब देखें आपको कैसे पता चला आपने यहाँ पे कितने क्रोमोसोम बना लिए हैं, तो ये यहाँ से ही पता चलेगा ना। देखें जैसे ये वाले जो सेल्स हैं, आपने देखा था कि इस तरह हाफ हो गए थे, यानी एक क्रोमोसोम ये, दो क्रोमोसोम ये, तो टोटल 2 क्रोमोसोम है यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मेयोसिस 1 में हमने पढ़ा था कि हाफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर पेरेंट के पास 4 हैं, तो जो बनने वाले सेल्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2-2 रह जाएंगे, ठीक है, 2-2 रह जाएंगे। तो इस तरह से मेयोसिस 1 होती है, हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि आप देखें प्रोफेज 2 में देखें, ये फाइनल प्रोफेज 2 इस दिखने में इस तरह लगती है। इसके बाद मेटाफेज 2 होती है। मेटाफेज 2 में आपको पता है कि सेंटर में क्रोमोसोम्स आके अरेंज हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट बन जाएगी। और एनाफेज 2 में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये अब देखें क्रोमोसोम इस तरह था, आपको पता है ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर्स लगती हैं, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह बना लूँ, चाहे इस तरह बना लूँ, आप दोनों में से जिस तरह मर्जी बना लें। तो अब होगा क्या कि ये सिस्टर्स अलहदा हो जाएंगी, यानी कि एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर चला गया, दूसरा इधर चला गया, ठीक है। ये किस तरह अलहदा हुई कि ये सेंट्रोसोम के अंदर स्पिंडल फाइबर जाना शुरू कर देंगे। ये स्पिंडल फाइबर जब इस सेंट्रोसोम की तरफ जाएंगे, तो ये स्पिंडल फाइबर्स अलहदा हो जाएंगे। जब ये स्पिंडल फाइबर्स अलहदा होंगे, तो ये सिस्टर्स एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे, यानी कि आपको पता है यहाँ पे ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। तो सेंट्रोमियर से ये सिस्टर एक इधर चले जाएगी, एक इधर चले जाएगी, यानी कि ये अलहदा हो जाएंगे, अपने अपने पोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, एनाफेज 2 के बाद क्या होगा कि ये क्रोमेटिड जो है सेल है, इसका टीलोफेज 2 स्टार्ट होगा। टीलोफेज 2 में आपको पता है अगेन प्रोफेज 2 का उलट होगा। किस तरह से कि क्रोमोसोम क्रोमेटिन में खुल जाएंगे, यानी ये अनकॉइल हो जाएंगे, खुल जाएंगे, क्रोमेटिन बन जाएंगे। इसके बाद न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा, और इसके अलावा न्यूक्लियन एनवेलप वापस आ जाएगा। स्पिंडल फाइबर्स आप देख सकते हैं, स्पिंडल फाइबर्स क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और ये हो जाएगी टीलोफेज 2। इसके बाद क्या होगा, टीलोफेज 2 के बाद आप देख सकते हो साइटोकाइनेसिस होगी, यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, तो इस तरह से फाइनली जो है वो 2 सेल्स जो हैं वो बन जाएंगे। और इसी तरह से जिस तरह इसके 2 सेल्स बने हैं ना, सेम इसी तरह से इस वाले सेल के भी 2 सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने सेल्स हो जाएंगे, 4 सेल्स हो जाएंगे, सही है। तो आप देख सकते हो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो स्टार्ट में टोटल कितने क्रोमोसोम से, 4 क्रोमोसोम से, लेकिन एंड पे अगर आप देखेंगे तो एंड पे कितने रह जाते हैं, एंड पे 2 रह जाते हैं, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये, ठीक है। तो एंड पे 2 रह जाते हैं। तो इसी तरह हमने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है डॉटर सेल्स में क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। रीडिंग की तरफ चलते हैं। आप ऐसे करें, आप बुक खोलें, पेज नंबर 69। सबसे पहले मियोसिस की डेफिनेशन है। मियोसिस में क्या होता है कि ये सेल डिवीजन की किस्म है जिसमें डॉटर सेल रिसीव करते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। डिप्लॉयड सेल की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। डिप्लॉयड का मतलब है डिप्लॉयड पेरेंट सेल, नहीं, ये डिप्लॉयड की डेफिनेशन नहीं है। डिप्लॉयड की डेफिनेशन यहाँ से है। डिप्लॉयड का मतलब है द सेल्स इन विच क्रोमोसोम आर इन पेयर्स होमोलोगस, यहाँ तक। हप्लॉयड की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। और इसका सेकंड पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया, इन ह्यूमन 2n इज इक्वल 46 और इन ह्यूमन हप्लॉयड का n इज इक्वल 23, ये ऑलरेडी बता दिया। होमवर्क में आपने ये 2 डिफरेंस लिख लेने हैं, ठीक है। थर्ड आप डायग्राम का भी बना सकते हैं, बट अगर 2 ही लिख दें काफ़ी है। इसके बाद आ जाता है फेजेस ऑफ मियोसिस। यहाँ पे आप इन्वेंटर की हेडिंग देंगे। मियोसिस को डिस्कवर किया 1876 में जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविक ने। और इसके बाद आप यहाँ पे हेडिंग देंगे, डिवीजन्स की हेडिंग देंगे। तो मियोसिस की 2 डिवीजन है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 की डेफिनेशन देखें। मियोसिस 1 में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम डिप्लॉयड सेल में सेपरेट हो जाते हैं, 2 डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हेडिंग देंगे सब डिवीजन्स की। तो इसकी अगेन ये सब डिवीजन 2 पॉइंट्स बन जाएंगे, सब डिवीजन और डेफिनेशन इसकी हो जाएगी कंप्लीट। इसके बाद आ जाती है प्रोफेज 1। अगर आपको स्पीड तेज़ लग रही है ना, आप सेटिंग में जाके स्पीड जो है ना उसको थोड़ा कम कर सकते हो। प्रोफेज 1 है, तो प्रोफेज में क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस स्टेज, अच्छा इसकी जो शॉर्ट डेफिनेशन है ना वो आपने क्या करना है, आप अपने बुक का पेज नंबर खोलें, पेज नंबर 76 में बुलेट पॉइंट्स हैं जिनमें लास्ट से देखें 1 2 3 4 5th
लास्ट फिफ्थ पॉइंट जैसे लिखा ड्यूरिंग प्रोफेज वन, देखिए प्रोफेज वन की डेफिनेशन है, मेटाफेज वन की डेफिनेशन है, एनाफेज वन की डेफिनेशन है, टीलोफेज वन की डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन आपने यहीं से कर लेनी है, ठीक है। तो बाकी इन केस अगर डिटेल्स आपने करनी है लॉन्ग के लिहाज से देन आप यहाँ से इसको कर लें। और वैसे कुछ डेफिनेशन यहाँ पे भी है जो हमने करनी है यहाँ से, जैसे कि अगर आपने प्रोफेज वन की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। और इसके बाद अच्छा ये प्रोफेज वन की डेफिनेशन नहीं है, वो जो मैंने बताई है बुलेट पॉइंट्स वहाँ से करनी है। यहाँ से आप करेंगे यहाँ पे आप हेडिंग देंगे क्रोमाटिन की, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे क्रोमोसोम की, यहाँ पे आप हेडिंग देंगे साइनाप्सिस की यहाँ तक। यहाँ से डेफिनेशन होगी टेट्राड की। फिर इसके बाद आ जाती है नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स, यहाँ से डेफिनेशन होगी क्यास्मेटा। अच्छा क्यास्मेटा मैं आपको बताना भूल गई, ये मैं आपको बताती हूँ अभी। और एच क्यास्मा इज़ द साइट फॉर क्रॉसिंग ओवर। अच्छा यहाँ से डेफिनेशन है क्रॉसिंग ओवर की, यहाँ तक क्रॉसिंग ओवर का सेकंड पॉइंट आप ये बना देंगे, डायग्राम भी बनाएंगे। इसके अलावा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये हो गई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की हेडिंग यहाँ पे। तो इसमें क्यास्मेटा क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर ये होता है कि सॉरी क्यास्मेटा क्या होता है, जिस पॉइंट पे ये अटैच होते हैं ना नॉन सिस्टर्स आपस में, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम क्यास्मेटा कहते हैं। अब आप ऐसे करें कि पेज नंबर 70 खोलें, ठीक है। तो इसमें मैं आप बुक की तरफ देखिए और बोर्ड की तरफ देखिए, यानी डायग्राम्स के साथ इसको रिलेट करके याद करना है। इसको याद करने का तरीका भी यही है कि पहले आपने डायग्राम्स को समझ लेना है, जब डायग्राम आपको समझ आ गई उसके बाद आपको थ्योरी याद होगी। तो पेज नंबर 70 में देखें क्या लिखा हुआ है कि अदर इवेंट्स ऑफ प्रोफेज वन आर सिमिलर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस बताया हुआ। अच्छा न्यूक्लियोलाई की हेडिंग दे देनी है आपने। इसके बाद सेंट्रियोल्स माइग्रेट, यहाँ पे सेंट्रियोल्स की दे देनी है। नेक्स्ट है मेटाफेज वन। अच्छा मेटाफेज वन में क्या देखें, द टेट्राड्स, देखिए ये क्या है, टेट्राड्स अटैच होते हैं किसके साथ, स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच होते हैं, अलाइन तरतीब में आ जाते हैं ये सेल के इक्वेटर में। इस तरीके से ये क्या बनाते हैं, मेटाफेज प्लेट बना देते हैं, ठीक है। मेटाफेज प्लेट में क्या होता है कि दो स्पिंडल फाइबर्स दोनों पोल से अटैच होते हैं विद वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ स्पिंडल फाइबर जो है वो दोनों सिरों से आ रहे हैं और इस एक पेयर के साथ क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। इसके बाद आ जाता है एनाफेज वन। एनाफेज वन में क्या होता है, हर स्पिंडल फाइबर किसके साथ अटैच है, विद सिंगल क्रोमोसोम, जैसे एक क्रोमोसोम के साथ अटैच है, जो पुल टूवर्ड्स किसकी तरफ जा रहे हैं, पोल्स की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से जो पेयर्ड क्रोमोसोम है ये पेयर क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे। वन क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर, एक क्रोमोसोम जो है, बेशक आप बुक की तरफ ना देखें, जिस तरह मैं बता रही हूँ इसी को समझते रहे। एक क्रोमोसोम जो है वन क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर इज पुल टुवर्ड, यानी कि आप देख सकते हो कि ये भी क्रोमोसोम पुल टुवर्ड किसकी तरफ जा रहा है, इस पोल की तरफ जा रहा है, ठीक है। और दूसरी ऑपोजिट मुखालफ सिरे की तरफ भी जा रहा है ये वाला, ठीक है। सो इस तरह से दो हप्लॉइड सेल्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी टोटल जो है वो दो हप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है। यानी दो सेट है, यानी एक सेट ये दूसरा सेट ये। हर क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड्स हैं, यानी आप देख सकते हैं कि ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर कितने क्रोमेटिड्स हैं, दो, यानी दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। इसके बाद है टीलोफेज वन। टीलोफेज वन में क्या होता है कि स्पिंडल डिसअपेयर, आप देख सकते हैं स्पिंडल फाइबर्स गायब हो जाएंगे। न्यूक्लियन वेलप जो है मेड बन जाएगा, इज मेड अराउंड ईच सेट, हर सेट के इर्द गिर्द बन जाएगा। न्यूक्लियोलस रीफॉर्म दोबारा से बन जाएगा। और इसके बाद क्रोमोसोम्स अनकॉइल, क्रोमोसोम खुल जाएंगे और खुल के जो है वो क्रोमेटिन बन जाएंगे। साइटोकाइनेसिस अकर होगी और इस तरह से दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है ना इसकी हेडिंग्स देते रहे, जैसे टीलोफेज वन में आप हेडिंग दे दें, स्टार्ट से स्पिंडल फाइबर्स की हेडिंग दे दें, फिर सेकंड लाइन पे न्यूक्लियोलस की हेडिंग दे दें, फिर क्रोमोसोम की हेडिंग दे दें, लास्ट पे साइटोकाइनेसिस की दे दें, ठीक है। इसके बाद आ जाता है मियोसिस टू। तो मियोसिस टू में भी जो है बुक की तरफ चलते हैं। अच्छा मियोसिस टू में स्टार्ट में है कि मियोसिस टू किससे मैच होती है, माइटोसिस से मैच होती है। इसके यहाँ पे फेजेस की हेडिंग देंगे आप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रोफेज टू की हेडिंग देंगे और प्रोफेज टू में न्यूक्लियर डेवलप गायब हो जाता है, क्रोमेटिन गाढ़े हो जाते हैं, कंडेंसिस गाढ़े होने के कहते हैं, सेंट्रियोल जो है वो पोल्स की तरफ चले जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। यहाँ पे मेटाफेज टू को हाईलाइट कर ले। इसके बाद है अच्छा मेटाफेज टू की डेफिनेशन आगे नहीं दी तो इनकी डेफिनेशन आपने यहीं से कर लेनी है, ठीक है। तो प्रोफेज की आपने यहाँ से लेके कर लेनी है, द न्यूक्लियर वेलप डिसअपियर एंड द क्रोमेटिन कंडेंसेस, सेंट्रियोल मूव टू द पोल्स फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर्स। इसमें
ठीक है, एट फाइमिंग स्पिंडल फाइबर्स। फिर यहाँ से मेटाफेज 2 की कर लेनी है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम लाइनिंग द मेटा सेल्स इक्वेटर। और इसके बाद यहाँ पे एनाफेज 2 की हेडिंग दें। फाइनली इन टीलोफेज 2, यहाँ से टीलोफेज 2 की स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक सही है। इसके बाद यहाँ पे साइटोकाइनेसिस की हेडिंग दे देनी है, फिर यहाँ तक। अच्छा, जब भी आपको डेफिनेशन आएगी ना, जैसे प्रोफेज 2 की, मेटाफेज 2 की, आपने साथ में डायग्राम लाजमी बनानी है सेकंड पॉइंट के तौर पे। और इसमें डायग्राम्स का आपने ये ख्याल रखना है कि इसमें ना आपने क्रॉसिंग ओवर लाजमी शो करवानी है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो इसकी मियोसिस 2 है ना, ये माइटोसिस जैसी ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं आपको दिख रही, लेकिन मियोसिस 2 में जो मियोसिस 2 है उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। जो पेज नंबर आपको 72 पे डायग्राम्स दिखेंगी, तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों में ही, ठीक है, इसमें भी और नेक्स्ट पेज पे भी आपने क्रॉसिंग ओवर को लाजमी शो करवाना है। ठीक है, खैर ये तो मियोसिस 1 है ना, लेकिन आप पेज नंबर 72 पे अगर डायग्राम देखेंगे ना मियोसिस 2 की, तो इसकी सेम जो है ना जो डायग्राम है ये माइटोसिस ऐसी है। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि मियोसिस 2 में क्रॉसिंग ओवर दिख रही है, जबकि माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। बाकी सिग्निफिकेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।